हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इंटर हमने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पृष्ठ रसायन स्टार्ट किया था। उसमें पार्ट 1 में हमने आपको करा दिया था कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। फ्रेंडली जो लास्ट में हमने कराया था, आपको कराया था फ्रेंडली समतापी वक्र, उसमें कराया था y = c+mx। ओके, ये फार्मूला हमने प्रूव करा दिया था। उसके बाद आपने ग्राफ बनाया था। अब उससे जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, उसमें हम आपको कराते हैं अधिशोषण के उपयोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि अधिशोषण के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो जो अधिशोषण के उपयोग होते हैं उनमें से कुछ उपयोग जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट करने हैं। ओके, जो पहला पॉइंट है मेथिलीन, पहले पॉइंट आपको नोट करना है, समझा हम दे रहे हैं। देखो, इसका जो होता है अधिशोषण के द्वारा ही मेथिलीन ब्लू के नीले रंग के विलयन को रंगहीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रंगहीन। ओके, क्योंकि जंतु से छानकर क्या बनाया जाता है? रंगहीन बनाया जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट, जो सिलिका अधिशोषक होता है उससे क्या किया जाता है? उससे जो वायु हमारी होती है उसको शुष्क बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, ओनली हम समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करा? जो सिलिका अधिशोषक होता है उससे वायु को क्या किया जाता है? शुष्क बनाया जाता है। शुष्क मतलब जिसमें नमी की जो मात्रा होती है उसको दूर कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है तुम्हारा, किसी बंद कमरे में सिलिका एल्यूमिना Al2O3, ठीक है, चारकोल का लेप कर वायुमंडलीय गैसों को अधिशोषित कर निर्वात उत्पन्न किया जाता है। ओके, किसी बंद कमरे में हम क्या करें? यदि SiO2 या एल्यूमिना, ठीक है, का लेप कर दें। क्या कर दें? लेप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ की जो वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं, ठीक है, वायुमंडलीय गैसों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें निर्वात किया जाता है। क्या कहते हैं? निर्वात। यहाँ पर कोई भी वायु ना हो। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, कोयले के कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के गैस मास्क पर चारकोल लिपा होता है, जिससे हानिकारक गैसें जैसे CH चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है, देखो ये जो है पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मास है। ये क्या? मास। ये जो है ये मास लिखा हुआ है। ओके, मास जो मुंह का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? चारकोल लगा होता है। ठीक है, चारकोल क्या करता है? वो जैसे कुछ हानिकारक गैस होते हैं उन्हें अपनी तरफ अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आपको जैसे हानिकारक गैसें चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है, इसे भले ही नहीं लिखना है आपको, हानिकारक गैसें चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं। आई मीन जो हानिकारक गैसें होती हैं वो उसके चारकोल जो होता है उस पर क्या हो जाती है? चिपक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, वाले लेखनी विधि में अशुद्ध धातुओं की अशुद्धि को अधिशोषण करके अधिशोषित, और लेखनी विधि में अशुद्ध धातुओं की अशुद्धि को अधिशोषित ठीक है, अधिशोषित करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। वो वहाँ पे क्या होता है? जो अशुद्ध धातुएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो अशुद्धियाँ उसमें मिली होती हैं उसको अपनी तरफ खींच लिया जाता है, और खींचने के बाद उन्हें शुद्ध किया जाता है। ओके, आपको उसमें 5 पॉइंट यहाँ से करने हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट आपको नहीं करना है। 5 पॉइंट आपके समझ में आ गए। जो 7वां पॉइंट है वो आपको करना है इसमें, लेकिन नंबर आपका 5वां होगा, 6वां होगा। फिटकरी का उपयोग करके, जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी के उपयोग से क्या करते हैं हम? जैसे उसका उपयोग हम करते हैं तो जो वहाँ पर कलर होते हैं उन्हें अधिशोषित किया जाता है, जिससे कपड़ों पर रंग चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? कपड़ों पर रंग। ओके, आपको ये पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 8वां भी पढ़ना है। देखो, खाद्य पदार्थों की अशुद्धियों को
खाद्य पदार्थ की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको भी चारकोल के द्वारा अधिशोषित किया जाता है। तो देखो अधिशोषण चल रहा है ना, तो अधिशोषित हो गया। ठीक है, ऐसे ही शर्करा के रंगहीन विलयन को चारकोल की सहायता से रंगहीन किया जाता है। ठीक है, रंगहीन बनाया जाता है। ओके, अब आता है उत्प्रेरण। ठीक है, अब क्या आता है उत्प्रेरण। तो देखो उत्प्रेरण डेफिनेशन लिखी हुई है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका द्रव्यमान संगठन अपरिवर्तित व अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, और देखो उत्प्रेरण क्या होता है, जैसे जब किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं, उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी अभिक्रिया की गति को कम करना या अधिक करना बिना परिवर्तित हुए। तो वो तो हो गए उत्प्रेरक, जो किसी अभिक्रिया की गति को तेज कर दें या धीमा कर दें, तो वो उत्प्रेरक होते हैं जिसके माध्यम से अभिक्रिया तीव्र या मंदी हो जाती है। लेकिन उसमें जो क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, जो क्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है, क्रिया, घटना। ठीक है, उस घटना को, उस क्रिया को उत्प्रेरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरण। अब देखो जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन होगी। धनात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, देखो धनात्मक उत्प्रेरक मान क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, तो धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे इसका नाम है धनात्मक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। देखो एग्जाम्पल पे आपको 2 रिएक्शन दी गई हैं, आपको कोई एक रिएक्शन नोट करनी है। ओके, तो मैं एक जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको नोट करना है। जैसे देखो KClO3, अब 2KClO3 है, इसकी अभिक्रिया हमने कराई, तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है MnO2 कर रहा है, इसकी अभिक्रिया जब हमने कराई तो KCl हो गया प्लस 3O2 हो गया। तो इस उत्प्रेरक ने यहाँ पे भाग लिया और इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया। अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया, क्या हुआ, तो अभिक्रिया जल्दी से हो गई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ओके, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं। देखो धनात्मक उत्प्रेरक में क्या हुआ, कम हो गए। ऋणात्मक में क्या होगा, जो अभिक्रिया की गति को क्या कर दें, घटा दें। ओके, या वेग को घटा दें या गति को घटा दें। गति और वेग एक ही बात होती है। ओके, जैसे यहाँ पे ये लिया गया, देखो जैसे ये है 2H2O2। ओके, यहाँ पर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है वो ग्लिसरॉल कर रहा है। जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो H2O और O2 बनता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल इसकी अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, बहुत आराम से होती है। ठीक है, उसका आता है स्वतः उत्प्रेरक। देखो स्वतः माने अपने आप होना, ठीक है, स्वतः माने अपने आप होना। ठीक है, स्वतः माने क्या होता है, अपने आप होना। ठीक है, देखो स्वतः जब कोई भी अभिक्रिया होती है, ये आपको नोट करना, नोट तो पूरा ही करना। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक और जो उत्प्रेरक का कार्य, ठीक है, खुद स्वयं करे। ठीक है, जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिकारक का कार्य करे, उसे स्वतः उत्प्रेरक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा CH3COO2H5। ओके, CH3COO2H5 हो गया प्लस H2O। अब इसकी रिएक्शन जब हमने इसके साथ कराई, यहाँ पे जो काम कर रहा है उत्प्रेरक का, हाइड्रोजन कर रहा है, तो देखो CH3COOH बना। ठीक है, इसने क्या किया, उत्प्रेरक का तो काम किया, अब यहाँ पर अभिकारक का भी काम कर रहा है, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर होगा C2H5OH। OH। ओके, C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल। क्लियर।
तो ये स्वतः उत्प्रेरक हो गए। उसके बाद आता है प्रेरित उत्प्रेरक। देखो प्रेरित माने होता है प्रेरणा देना और किसी को प्रभाव करना, प्रेरित करना। ठीक है, आपको नोट पूरा करना है, जितना हम बता रहे हैं आपको पूरा नोट करना है। प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है, जब कोई भी अभिक्रिया अपने आप पूरी नहीं होती, लेकिन उसको पूरी करने के लिए जब कोई दूसरी अभिक्रिया उसे प्रभावित करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक बोला जाता है। क्या बोलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है Na2SO3 प्लस 1O2, तो ये हो गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। लेकिन दूसरी अभिक्रिया हमने ली Na3ASO3 प्लस 1O2, तो ये अभिक्रिया नहीं हो रही। जब ये अभिक्रिया नहीं हो रही तो इस अभिक्रिया ने क्या किया, इसको प्रेरित किया। इस अभिक्रिया ने क्या किया, इसको क्या किया, प्रेरित किया। जब प्रेरित किया तो ये अभिक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई Na3, ठीक है, ASO3 प्लस Na2SO3 प्लस O2, तो बना Na3ASO4 प्लस, ये आपको पूरा करना, क्या होगा यहाँ पे N2 प्लस N2। ओके, रिएक्शन आपकी पूरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको करना है। ओके, यहाँ पे जो पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, देखो 3 और 2 5, Na2 5 हो गए, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या होगा था, ये देखो 3 और 2 5 होगा तो Na2। ठीक है, अब बच्चा क्या यहाँ से, देखो SO3 हो गए, तो 4 हो गए। ठीक है, तो 4 हो गए भाई, ऐसे यहाँ पे गया 3 2 6, 4 हो गए और 2 2 SO4, NO2SO4। ओके, ये हो गया इसका। ठीक है, क्या हो गया Na2SO4। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब बच्चों की। उसके बाद आता है उत्प्रेरण के प्रकार। देखो हमने अभी उत्प्रेरण के प्रकार पढ़े, वो भी पढ़े हमने, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब आता है अवस्था के आधार पर, जैसे अवस्था होती है, यानी कि उसके आधार पर। अवस्था के जो आधार पर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 समांगी उत्प्रेरण, ठीक है, नंबर 2 विषमांगी उत्प्रेरण। तो सबसे पहले आता है समांगी उत्प्रेरण होता क्या। देखो समांगी माने होता है समान, डेफिनेशन लिखी हुई है, हम समझा रहे हैं। समांगी उत्प्रेरण वे होते हैं जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की अवस्थाएं समान हो। जब किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक और जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी अवस्थाएं कैसी हों, समान हों। जैसे क्योंकि यहाँ पर आपने देखा SO2 ये भी गैस है, O2 ये भी गैस है। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है Na कर रहा है सोडियम, ये भी क्या होगी, गैस होगी, तो बन क्या रहा है SO3। ओके, उसके बाद आता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी में क्या होता है, अपोजिट, जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था कैसी हो, अलग हों। कैसी हो, अलग। जैसे यहाँ पे देखा आपने N2 ये भी गैस है, ठीक है, और H2 ये भी गैस है, लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम कर रहा है वो सॉलिड है। वो क्या, सॉलिड। FeMO क्या हो गया, सॉलिड हो गया, NH3 बन गया। तो समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, तो आपको कोई सा एक एग्जाम्पल नोट करना है जो आपको अच्छा लगे। ओके, तो आपके समझ में आ गया जो अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसका बाद आता है समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। अब देखो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। उत्प्रेरक एक अधिशोषक होता है,
ठीक है, जो क्रिया कारक को सतह प्रदान कर अधिशोषण की क्रिया से मध्यवर्ती का निर्माण करती है। उत्प्रेरक कैसा होता है, एक अधिशोषक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो समांगी उत्प्रेरक में जो कार्य होता है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेरक एक अधिशोषक होता है जो कि क्या करता है, क्रिया कारक को सतह प्रदान कर, मतलब लेयर देकर, जो अब क्रिया करते हैं अब कारक उन्हें क्या करता है, एक सतह देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वहाँ पर एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मध्यवर्ती बीच के भाग का। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक का जो मध्यवर्ती भाग होता है वो अन्य क्रिया कारक से क्रिया कर स्वयं विशोषण की क्रिया द्वारा स्वतंत्र हो जाता है। और जो मध्यवर्ती भाग बना वो क्या करता है, द्वारा से अब क्रिया करता है, किसके साथ, उत्प्रेरक के साथ। जब वो जो मध्यवर्ती भाग होता है द्वारा से क्रिया करता है अभिकारक के साथ, अभिकारक के साथ क्रिया करने के बाद उसमें जो अभिकारक होता है वो द्वारा से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे ये दिया गया है, पूरा दिया गया है, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, ये वैसे दिया गया है। ठीक है, तो रिएक्शन के माध्यम से आपको समझा देते हैं हम। जैसे कोई भी रिएक्शन हुई 2SO2 + O2 NO एरो 2SO3। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा SO2 है ये क्रिया करेगा इक्वल टू O2 से। ठीक है, तो वहाँ पे SO3 बन गया, क्या बनेगा, SO3। अब हमारा जो NO उत्प्रेरक है वो किससे क्रिया करेगा, इक्वल टू O2 से करेगा। भाई जो उत्प्रेरक है वो इसके साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा, देखो इसके साथ क्रिया करेगा। जो हमारा NO है वो इक्वल टू O2 के साथ क्रिया करेगा, तो अधिशोषण करेगा तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। क्या बनेगा, NO2। अब मैंने बोला है फिर NO2 द्वारा से जो अभिकारक होता है उसके साथ क्रिया करता है। तो देखो NO2 क्या हुआ, यह अभिकारक के साथ क्रिया कर रहा है SO2 के साथ। ठीक है, तो क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है और NO2। ठीक है, SO3 बन रहा है और NO2 बन रहा है। ओके, ये इसका वो है, इसके माध्यम से भी समझ सकते हो। जैसे A+B कोई भी क्रिया है, ठीक है, यहाँ पे जो X काम कर रहा है उत्प्रेरक का कर रहा है तो A भी बन रहा है। तो सबसे पहले देखो BX, भाई X ने इसके साथ क्रिया की। ठीक है, तो BX प्लस तो AX बन गया, और जो AX हुआ, AX ने क्या किया, फिर अभिकारक के साथ क्रिया की, तो AX ने क्रिया की इसके साथ B के साथ, तो क्या बना, AX + B बना। ठीक है, AB + के X बना, तो इसमें से X क्या हो गया, अलग हो गया, नहीं हो गया, तो समझ में आ गया। ठीक है, नोट आपको ये दोनों ही करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हम आपको अगला चैप्टर कराएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, तो आपके समझ में आ गया। ठीक है, आपको यहीं पे फिनिश करना है, नोट करना है। उसका जो अगला टॉपिक होगा अगले चैप्टर में होगा। आज के लिए इतना ही।